हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। तो आज के क्लास में बॉटनी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस जो कि यूनान के वनस्पति शास्त्री थे, इन्हें ही फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो एक पौधे की वृद्धि के लिए कुल 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। वनस्पति से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो वनस्पति से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है। इसे ही हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए, एक पौधा होता है, उसमें चारों तरफ जल का परिवहन किया जाता है जाइलम द्वारा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसमें जल का परिवहन किया जाता है जाइलम द्वारा, और जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका वहन किया जाता है पूरे पौधे में फ्लोएम द्वारा। इस बात को याद रखिए। फॉसिल बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म। तो अगर आपको पता होगा फॉसिल मतलब जीवाश्म होता है तो आंसर सही कर पाएंगे। फॉसिल बॉटनी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए, शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। तो आगे हम लोग बार बार शैवाल नाम को इस्तेमाल करेंगे, तो आप समझ जाना एल्गी का बात चल रहा है। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। अक्सर आप लोग देखते होंगे पत्थर पे हरा हरा छोटा छोटा एकदम से घास जैसा दिखता है, उग जाता है पत्थर पे, ईंटों पे, दीवार पे। इसे ही शैवाल यानी एल्गी कहा जाता है। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन कहाँ पर होता है? पूरे पौधे में होता है। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है पूरे पौधों में होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? इसमें वनों के विकास का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वनों के विकास का अध्ययन किया जाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लांट एनाटॉमी या फिर फाइटोटॉमी। ठीक है, फाइटोटॉमी या फिर प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। किसका अध्ययन किया जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में? इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। तो घासों के अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग्स। तो देखिए, एनुअल रिंग्स इसे कहा जाता है जब भी लकड़ी को काटा जाता है तो बीच में आप ये रिंग्स के जैसा आप देख रहे हैं छोटे छोटे, इसे वार्षिक वलय या फिर एनुअल रिंग्स कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है और वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, पादप विज्ञान की वह शाखा, पादप विज्ञान की शाखा का कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, पादप विज्ञान की शाखा है माइकोलॉजी। इसमें अध्ययन किया जाता है फफूंद का। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, फफूंद यानी कवक। माइकोलॉजी में कवकों का यानी फफूंद का अध्ययन किया जाता है। मशरूम जो आप देखते हैं, या फिर मशरूम कई तरह के खाने वाले भी होते हैं, यह एक प्रकार का कवक होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो देखिए, पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या बाहर निकलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान
ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है यानी पर्णहरित, धूप यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी भी आवश्यकता होती है यानी उपर्युक्त सभी। पुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी ऐसे पादप जो कि फूल खिलाते हैं यानी फूल वाले पादप, इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? इन्हें फैंड्रोगेम्स की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये जलीय पौधे होते हैं, जो भी जलीय पौधे होते हैं इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है। जिन पौधों में बीज लगते हैं परंतु पुष्प यानी फूल नहीं लगते, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। जिन पौधों में बीज लगते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते, इन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित नहीं होता है? वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस ये जीवाणु में उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा ये फंगस, लाइकेन और ग्रीन एल्गी में उपस्थित होता है, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस जो है ये बैक्टीरिया में उपस्थित नहीं होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा फसल सहायक है? तो ये है फली, इसे ही बोड़ी भी कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या काम है? इसका काम है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का अवशोषण है। ठीक है। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? देखिए, चाय की पत्तियां जब ये सुखाई जाती हैं उनमें से जल को बाहर निकाला जाता है, तो चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया का। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु है, इसका नाम है एनाबीना। नेक्स्ट, प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर खाद्य परिरक्षण में मदद कैसे करता है? तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में कोई भी खाद्य वस्तु रखी जाती है, काफ़ी सुरक्षित रहता है कई दिनों तक। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दिया जाता है रेफ्रिजरेटर में, इसी के कारण जो है रेफ्रिजरेटर में खाद्य वस्तुएं कई दिनों तक ताज़ा रहती हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? फोटोसिंथेसिस की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो ये है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो है यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए काफ़ी उपयोगी जीवाणु होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस एल्गी से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित सरगासो सागर का नाम पड़ा, क्यों इसका सरगासो सागर नाम पड़ा? शैवालों के कारण। ठीक है। और सरगासो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है, और ये दुनिया का पहला ऐसा सागर है और एकमात्र ऐसा सागर है जिसका कोई भी तटरेखा नहीं है। इस बात को याद रखिए। शैवालों की कोशिका भित्ति यानी एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए, ये है शैवाल, और शैवाल का जो ये बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं इसे ही सेल वॉल कहा जाता है। तो ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक क्या है? आलू में जो मोज़ेक रोग होता है इसका कारक है विषाणु, यानी मोज़ेक विषाणु के कारण आलू में मोज़ेक रोग होता है। इस विषाणु का नाम यानी इस वायरस का नाम मोज़ेक है। केल्प किससे प्राप्त होता है? तो केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषित है यानी खुद का पोषण स्वयं करता है? तो निम्नलिखित में से शैवाल जो होता है ये स्वपोषित है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर। निम्न में से कौन जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता है? तो देखिए, ये है राइजोबियम,
एजोला, नील हरित शैवाल, इन सभी का इस्तेमाल जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है क्लोरेला। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जिस एक कोशिकीय शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर जो है लाल दिखाई देता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? तो एगार एगार जो है ये शैवाल से तैयार होता है, एल्गी से बनता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधों में फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कवकों की कोशिका भित्ति यानी फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है? तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन और हेमिसेलुलोज की। नेक्स्ट, कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? तो देखिए, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक क्या होते हैं? ये सारे विविध पोषी होते हैं। सभी कवक विविध पोषी होते हैं। वही एल्गी जो होता है शैवाल स्वपोषी होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? देखिए, वृक्षों पर इस तरह के कवक उग जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कोर्टिकोलस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर पे जो कवक उगते हैं उन्हें कहा जाता है कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक नहीं होता है? हरित लवक को पर्णहरित भी कहा जाता है। तो निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और शैवाल में क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। ठीक है, इसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, इसी के द्वारा आलू में लेट ब्लाइट रोग होता है। ये एक प्रकार का कवक जनित रोग है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? डबल रोटी यानी डबल ब्रेड। डबल ब्रेड के निर्माण में जिस कवक का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है। डबल ब्रेड के निर्माण में जिस कवक का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम जो है ये एक प्रकार का कवक है। पेनिसिलियम जो है एक प्रकार का कवक है। ये आप मक्का देख रहे हैं, इसमें ये जो इसे ग्रसित किया हुआ है ये एक प्रकार का फंगस है यानी कवक है। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अर्गोट जो है एक प्रकार का कवक है, ये प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों होता है ऐसे? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करिए रोटी को स्पंजी बना देते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य फंगस है? ये है एगैरिकस। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन से। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग, इसे ही पर्णचित्ती रोग कहा जाता है, किस में होता है? तो देखिए, टिक्का रोग होता है मूंगफली में। ये मूंगफली की पत्तियां हैं, इसमें ये टिक्का रोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन,
गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होते हैं? कवक से। गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है ये कवक के कारण, फंगस के कारण होता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक होता है, ठीक है, फंगस होता है मशरूम। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये भी कवक से उत्पन्न होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी जो है ये कवक से उत्पन्न होती है। वनस्पति संवर्धन यानी प्लांट कल्टीवेशन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन। झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बीज का। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है पैलिनोलॉजी। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो काफ़ी प्रसिद्ध ये जीव है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? तो ये फंजाई, ठीक है, यानी कवक। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? बीज से। पौधे के जो कॉफ़ी का पौधा होता है उसके बीज से ही कॉफ़ी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसे टैक्सोनॉमी का जनक यानी वर्गीकी का पिता कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक के लेखक कैरोलस लिनियस हैं, जिन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। आलू किस कुल से संबंधित हैं? किस खानदान से कुल से संबंधित हैं? तो आलू जो है ये सोलेनेसी कुल से संबंधित हैं। सोलेनेसी कुल का ये फसल है आलू। कपास किस कुल का पौधा है? यानी कपास किस खानदान का पौधा है, किस कुल का पौधा है? तो ये मालवेसी कुल का पौधा है कपास। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? जो भी अनाज वाले पौधे होते हैं उनका संबंध किस कुल से होता है? ग्रेमिनी। निम्नलिखित में से कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो ये है लाइकेन। लाइकेन आप देख रहे हैं पेड़ पौधे पे इस तरह के ये कवक के जैसे होते हैं, एक प्रकार का ये कवक ही होता है लाइकेन। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है लाइकेन, ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण ही ये उगता है। एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर बनाने में एस्परजिलस नामक कवक का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पादप का मुख्य अवशोषक अंग है? तो ये है जड़, ठीक है। पादप का मुख्य अवशोषक अंग कौन सा होता है? जड़ होता है, केवल जड़। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में जो जड़ बनती है उसे आरोही जड़ कहा जाता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे जड़ उत्पन्न होते हैं, उन्हें आरोही जड़ कहा जाता है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? आप ये देख सकते हैं, बरगद के पेड़ के तने से ये लटकी हुई मोटी जड़ें हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्तंभ मूल यानी स्तंभ जड़। अगला क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आलू के तना वाले भाग को हम लोग खाते हैं। निम्न में से कौन सा तना है? चलिए देखते हैं। देखिए, अदरक जो होता है ये तना है। इसके अलावा शलजम, गाजर, शकरकंद ये जड़ हैं। तो ध्यान रखना है, शलजम, गाजर और शकरकंद ये जड़ होता है जिसको हम लोग खाते हैं। अदरक जो है ये तना है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। अदरक के तना वाले भाग को खाते हैं। विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, इसका नाम है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं, ये एक पुष्प है। ये दुनिया का सबसे छोटा फूल है जिसका नाम है वुल्फिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये है विश्व का सबसे बड़ा फूल, जो कि 7 किलोग्राम तक का होता है। इसका नाम है रेफ्लेसिया।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प यानी फूल। इसी से फिर से नए पौधे का निर्माण होता है। फूल में ही बीज विकसित होता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है फूल। निम्न में से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ये है साइकस। साइकस नामक पौधा, इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है? अंडाशय। मादा फूल के अंडाशय भाग में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। तो देखिए, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? इसे पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। पार्थेनोकॉर्पी। निम्न में से कौन ट्रू फ्रूट का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सत्य फल का उदाहरण है? अंगूर, आम, संतरा, ये सारे के सारे ट्रू फ्रूट के उदाहरण हैं। देखिए, ट्रू फ्रूट किसे कहा जाता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फल अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट कहा जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन असत्य फल का उदाहरण है? तो स्ट्रॉबेरी, शहतूत, लौकी, ये सारे असत्य फल के उदाहरण हैं। ठीक है। जो असत्य फल होते हैं वे अंडाशय से विकसित नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट का उदाहरण नहीं है? चलिए देखते हैं। सेब आभासी फल होता है। अनानास, नाशपाती, ये सारे आभासी फल हैं। इसमें अमरूद जो है ये फॉल्स फ्रूट यानी आभासी फल नहीं है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? यानी हरित बाली रोग किस फसल में होता है? ये होता है बाजरा में। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पादप में सबसे अधिक रोग किसके कारण होते हैं? कवक के कारण। ठीक है, यानी फफूंदी के कारण होता है। कवक, फफूंद या फंगस एक ही बात है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? तांबा की कमी के कारण जो है नींबू में डाईबैक नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान में जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण, ग्रीन एल्गी के कारण चाय में लाल रस्ट रोग होता है। मीलीबग रोग किससे संबंधित है? तो मीलीबग रोग जो है ये सरसों में होता है, मस्टर्ड में होता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। फ्लोएम का क्या काम है पौधों में? आहार वहन के लिए, आहार परिवहन के लिए उत्तरदायी फ्लोएम होता है। वहीं जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या होता है? जाइलम होता है। याद रखिए। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके, यानी एनुअल रिंग्स जो होते हैं इनकी गिनती करके इसके आयु का पता लगाया जा सकता है। किसी भी पेड़ के आयु का पता लगाया जा सकता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो देखिए, जीव जंतुओं में हीमोग्लोबिन होता है और पौधों में हीमोग्लोबिन के स्थान पर कौन सा अणु पाया जाता है? तो इसमें क्लोरोफिल होता है, यानी पर्णहरित या फिर हरित लवक इसे ही कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पौधों में पत्ते के पृष्ठभाग पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहा जाता है? इन्हें रंध्र कहा जाता है। पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनके पृष्ठभाग पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उन्हें रंध्र कहा जाता है। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्यों? क्योंकि पर्णाधार का स्फीति दाब जो है बदल जाता है, जिसके कारण छुई मुई पौधे जो हैं इनकी पत्तियां छूने पर मुरझा जाती हैं। ठीक है। लाजवंती भी कहा जाता है। छुई मुई पौधों को लाजवंती का पौधा भी कहा जाता है। निम्न में से कौन पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधों के लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से किस पेड़ को
अपने वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये है यूकलिप्टस नामक एक पेड़ जिसकी वृद्धि के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। रात में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि वे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आमतौर पे जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में यही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी की वजह से रात में पेड़ के नीचे सोने से मना किया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? चलिए देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब आप सभी के लिए एक क्विज है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और आज का ये सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहता हूँ। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।